कभी सोचा है कि हमारे अंदर की दुनिया मतलब ये जो पूरा तामझाम है, ये असल में काम कैसे करता है? आज हम एक बहुत पुराने, बहुत गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। मन और आत्मा, इनमें असल में फर्क क्या है? चलिए शुरुआत ही इसी सवाल से करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई इंसान बस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, या फिर उस मशीन को चलाने वाला, उसे बजाने वाला कोई और भी है? यही एक सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव बनने वाला है। तो चलिए इस फर्क को और गहराई से समझते हैं। अक्सर हम मन और आत्मा को एक ही चीज समझ लेते हैं, अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र हमें एक बिल्कुल अलग नजर देता है। वो कहता है एक यंत्र है और दूसरा उस यंत्र को बजाने वाला कलाकार। अब देखिए, ये जो उपमा है ना, ये कमाल की है। मन मन एक अविश्वसनीय रूप से जटिल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, एक सुपर कंप्यूटर जो सोचता है, महसूस करता है, याद रखता है। लेकिन आत्मा आत्मा वो म्यूजिशियन है, वो वादक है जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। आत्मा वो चेतना है, वो जागरूकता जो मन को काम करने की ताकत देती है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए, ये फर्क को बहुत साफ कर देती है। मन जो है वो पदार्थ है, भले ही बहुत सूक्ष्म हो, पर है मैटर। और ये लगातार बदलता रहता है, एक पल खुश तो अगले ही पल दुखी। मन जानते कैसा है? पानी में चांद की परछाई जैसा, हर लहर के साथ हिलता डुलता बदलता रहता है। लेकिन आत्मा आत्मा खुद वो चांद है, एकदम स्थिर, रोशन और कभी ना बदलने वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। हमारे अंदर के इन सभी हिस्सों, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा के रिश्ते को समझने के लिए एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल उपमा दी गई है। और वो उपमा है एक रथ की। ये कमाल की चीज है। हमारी इंद्रियां हैं जंगली घोड़े जो हमें हर दिशा में खींच रहे हैं। मन वो लगाम है जो उन्हें काबू करने की कोशिश करती है। और बुद्धि वो सारथी है जो सही रास्ता तय करती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, रथ में जो खामोश यात्री बैठा है वो आत्मा है। भले ही वो लगाम नहीं खींचती, लेकिन उसके बिना ये पूरी यात्रा, ये पूरा सफर ही बेमतलब है। ठीक है, तो हमने थ्योरी तो समझ ली, पर अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को अनुभव में कैसे बदलें। सिर्फ आत्मा के बारे में जानने से आगे बढ़कर उसे महसूस कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है ना? हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को हर पल महसूस करते हैं। तो अगर आत्मा इतनी असली है, तो ये इतनी छिपी हुई क्यों लगती है? इसका जवाब छुपा है विषय और वस्तु के फर्क में। इस स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। हमारी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन क्या वो खुद को देख सकती हैं? नहीं। आत्मा वही आंख है जिससे हम ये पूरी दुनिया देख रहे हैं। ये वो देखने वाला है, अल्टीमेट सब्जेक्ट। ये कोई चीज नहीं है जिसे खोजा जा सके, ये तो वो है जो खुद खोज रहा है। इसीलिए आत्मा को ढूंढना नहीं जाता, बल्कि ये एहसास किया जाता है कि हम वही हैं। तो इस अनुभव तक पहुंचे कैसे? यहाँ 3 प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। पहला, अपने विचारों के साक्षी बने, मतलब बस उन्हें देखें जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हों। दूसरा, अपने हर विचार की जड़ तक जाएं, वो जड़ है मैं की भावना। और तीसरा, 2 विचारों के बीच में जो एक छोटा सा खालीपन, एक गैप आता है ना, उस खामोशी के पल को पकड़ने की कोशिश करें। उसी शांति में शुद्ध जागरूकता का एहसास होता है। अब चलिए इस बातचीत को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ देते हैं। क्या हो अगर हम इन हजारों साल पुराने दार्शनिक विचारों को आज के मॉडर्न साइंस की दुनिया में ले जाकर देखें? ये एक बहुत जायज सवाल है कि नहीं? अगर चेतना या आत्मा इतनी फंडामेंटल चीज है, तो साइंस, खासकर बायोलॉजी, इसके बारे में खामोश क्यों है? इसकी वजह साइंटिफिक मेथड की अपनी सीमाओं में है। देखिए, साइंस सिर्फ उन चीजों को पढ़ सकता है जिन्हें देखा जा सके, नापा जा सके और जिसे गलत साबित किया जा सके। लेकिन आत्मा की परिभाषा ही है परम विषय, यानी वो जो खुद देख रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो आप देखने वाले को ही माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं रख सकते। लेकिन जहां बायोलॉजी खामोश हो जाती है, वहीं साइंस की एक और ब्रांच, क्वांटम फिजिक्स, कुछ बहुत ही हैरान करने वाले इशारे करती है। मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने पाया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को देख नहीं रहा होता, तो वो एक संभावना की लहर की तरह बर्ताव करता है। लेकिन जिस पल एक ऑब्जर्वर उसे नापता है, वो लहर खत्म होकर एक ठोस पार्टिकल बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि देखने का काम सिर्फ हकीकत को रिकॉर्ड नहीं करता, वो उसे बनाता है। और ये सिर्फ कोई अजीब सी थ्योरी नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर्स में से एक
इरविन श्रोडिंगर ने खुद ये बात कही थी। और ये विचार सीधे सीधे आत्मन की पुरानी अवधारणा से जाकर मिलता है कि चेतना असल में एक ही है और हम सब बस उसी एक चेतना के अलग अलग पहलू हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? खुद को खोजने की इस यात्रा का, इस सफर का आखिरी मकसद क्या है? यही आखिरी सवाल है। अगर कोई आत्मा के साथ पूरी तरह से एक हो जाए, जिसे आत्म साक्षात्कार या एनलाइटनमेंट कहते हैं, तो असल में होता क्या है? चलिए फिजिक्स से एक और उपमा लेते हैं। सुपर कंडक्टिविटी। हमारा अहंकार, हमारा ईगो एक साधारण तार में रेजिस्टेंस की तरह है, जो जिंदगी की ऊर्जा के बहाव को रोकता है और घर्षण यानी दुख पैदा करता है। आत्मा का एहसास करना उस रेजिस्टेंस को जीरो कर देता है, जिससे जिंदगी बिना किसी रुकावट के बहती है। और शायद इसे कहने का सबसे खूबसूरत, सबसे काव्यात्मक तरीका यह है, आत्म साक्षात्कार का यह मतलब नहीं कि एक छोटी सी बूंद एक विशाल सागर को ढूंढ लेती है। इसका मतलब यह है कि बूंद को यह एहसास होता है कि वो कभी अलग थी ही नहीं। ये छोटे अकेले मैं का उस विशाल यूनिवर्सल स्व में मिल जाना है। और मैं आपको इसी आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ता हूं। कुछ परंपराएं कहती हैं कि लक्ष्य पूरी तरह से सागर बन जाना है, लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलने वाले पूछते हैं, मैं चीनी बनना नहीं चाहता, मैं चीनी का स्वाद लेना चाहता हूं। तो क्या आखिरी मंजिल पूरी तरह मिल जाना है या उस दिव्यता के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाए रखना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।